तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सचिन सर के बुक का KVS बुक का बायोलॉजी मैराथन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सब PYQ दिया है, इससे हो जाएगा आराम से। लास्ट समय में यही पढ़ लिए तो भी एग्ज़ाम पास हो सकता है। चलिए ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, काल प्रभाव के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। काल प्रभाव वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं। काल प्रभाव मतलब समय जो बीतता है तो उसे कहते हैं जरा विज्ञान। क्या कहते हैं? जरा विज्ञान। इसका दूसरा नाम भी है, आइए देखते हैं क्या है। वृद्धावस्था और काल प्रभाव के वैज्ञानिक अध्ययन को भी जेरोंटोलॉजी कहते हैं, इसी को जरा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी किसे कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं शरीर के आंतरिक संरचना को। शरीर के आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। ठीक, ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डियों संबंधी अध्ययन को। बोन स्टडी ऑस्टियोलॉजी, फंगी स्टडी माइकोलॉजी, वृद्धावस्था का स्टडी जेरोंटोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। हार्टिकल्चर फलों सब्जियों अध्ययन को हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी सॉइल साइंस, सॉइल के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एंटोमोलॉजी किससे कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़े मकोड़े के अध्ययन को। ठीक है, देख सकते हैं एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़े के अध्ययन को कहते हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। टर्मिनोलॉजी कहते हैं हिस्ट्री के अध्ययन को। क्या कहते हैं? हिस्ट्री के अध्ययन को टर्मिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्फोलॉजी किसे कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं शरीर के अध्ययन को। खंडन की संरचना कहते हैं शरीर के एक एक भाग के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और शरीर के अंदर की संरचना को कहते हैं एंटोमोलॉजी, एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, सॉरी। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भोजन के जीवाणु किसके बीच की तापमान सीमा सबसे तेज वृद्धि करते हैं? तो 40 से 140 के बीच में। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट के बीच में। इसको आप सेल्सियस में बदल सकते हैं। सेल्सियस में बदलने के लिए फार्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ठीक है दोस्तों, ये रेंज याद कर लीजिए। जीवाणु किस पे प्रजनन करते हैं? बहुत तगड़ा है, 40 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? पेड़ की जड़ में रहने वाले कवक जहाँ से आश्रय अवशोषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं सहजीवी। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है दलहनी फसलों के जड़ों में रहता है, उसको नाइट्रोजन देता है, अपने भी रहता है उसी में। तो दोनों सहजीवी बन के रहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। और एल्गी फंगी भी रहता है, एल्गी प्लस फंगी। एल्गी फंगी मिलकर क्या बनाते हैं? एल्गी फंगी से म्यूचुअलिज्म बनाते हैं, म्यूचुअलिज्म। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें दिया है और टर्म दिया है, उसको भी देख लेते हैं। परपोषी कहते हैं जो दूसरे को भोजन प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं, जिससे एनिमल बर्ड। स्वपोषी किसे कहते हैं? जिससे जो भोजन अपने से प्राप्त करता है उसे स्वपोषी कहते हैं, जिससे पौधा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्वपोषी। ठीक है,
मृतोपजीवी कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर रहता है, जैसे फंगी हो गया, मशरूम हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब मृतोपजीवी हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दिया है कोशिका की एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, कोशिका की एक प्रकार की निपटान प्रणाली है, मतलब कोशिका में खराब पदार्थों को कौन निपटाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन, तो लाइसोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, पावर ऑफ द सेल, ऊर्जा उत्पादन नहीं करती। गाली का फूड स्टोर करती है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फूड स्टोर गाल्जी तंत्र, कैमिनो गाल्जी ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, ये अगला देखते हैं, शीश में दिया है, इसको पढ़ सकते हैं। ये एंजाइम को तोड़ता है, ये मनुष्य को कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। अत्यधिक सक्रिय होने पर कोशिका को नष्ट भी कर सकता है। इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है, जिसे कहते हैं, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो वो झिल्ली घिरी होती है, उस झिल्ली क्या कहते हैं, उस झिल्ली कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके नाम में ही आंसर है। देखो सब पिछले साल का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, NVS TGT BGT। तो क्या करोगे, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, ये देखते हैं। कोशिका झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, लिपिड प्रोटीन का, इसे याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, प्लाज्मा के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, इस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, साइटोप्लाज्म। कोशिका केंद्रक जेली पदार्थ से घिरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका में उपस्थित सभी अंगों को सहारा देता है। इसका साइटोप्लाज्म का काम क्या है, कोशिका के अंगकों को सहारा देना। इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कोशिका का बड़ा हिस्सा इसी साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जहाँ अधिकांश जीवन प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। न्यूक्लियस में कोशिका में आत्महत्या थैली किससे कहते हैं, बताया था मैं, लाइसोसोम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैली कहते हैं। ऐसे शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो जीव को तोड़ने में मदद करते हैं, एंजाइम को तोड़ते हैं जीव में। ठीक है, एक कोशिका के क्षतिग्रस्त भागों को पचाकर कोशिका की सफाई करते हैं, सफाई कर्मी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अत्यधिक सक्रिय होने पर स्वयं कोशिका नष्ट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करते हैं, इसीलिए पावर हाउस कहते हैं, इसे पढ़ा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यूक्लियस में कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के उत्तरदायी है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। सब देखिए पूछा हुआ है, और राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम RNA प्रोटीन से बने कण होते हैं। राइबोसोम किसका बना होता है, RNA से। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और क्या दिया है, राइबोसोम कोशिका द्रव्य तथा ER पर पाए जाते हैं। ER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार होता है, एक होता है SER, एक होता है RER। RER में ही राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें वसा होता है स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाजी सचना प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है बल्कि पैकेजिंग करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है दोस्तों, या प्रोटीन का स्टोर करता है वही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। दिल्ली में से कौन सी समुद्री जानवर क्रस्टेशिया परिवार संबंधित नहीं है। क्रस्टेशिया परिवार क्या होता है, जिसके ऊपर खोपड़ी जैसा होता है उसे क्रस्टेशिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जलसाही जो है, जलसाही क्रस्टेशिया परिवार का नहीं है, ठीक है। केकड़ा, बार्नेकल, झींगा, इस सब के ऊपर खोपड़ी पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रस्टेशिया परिवार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। देखिए क्रस्टेशिया में कौन कौन होता है, केकड़ा, झींगा, श्रिम्प और बार्नेकल, ठीक है। बार्नेकल कठोर खोल होता है, इसका पहचान है, इसके ऊपर कठोर खोल होता है। जलसाही एकिनोडर्मेटा समूह का जीव है, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जलसाही का शरीर कांटेदार त्वचा वाला होता है, इसलिए क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। जिसके ऊपर खोपड़ी ऐसा नहीं होता है उसे क्रस्टेशिया परिवार नहीं कहते, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्न में से कौन सा गर्म खून वाला जानवर है। दोस्तों बीपीएससी में पूछ चुका है तो चमगादड़ गर्म खून वाला है। तो गर्म खून वाला है तो चमगादड़ गर्म खून वाला है, बाकी ये सब नहीं है। कुछ पक्षी और मैमल जो होते हैं, जैसे व्हेल हो गया, चमगादड़ हो गया, मनुष्य जानवर हो गया, जो बच्चे देते हैं, पक्षी अंडा देता है, लेकिन वो भी गर्म खून का प्राणी है, ठीक है दोस्तों। गर्म खून प्राणी क्या होता है, जिनका तापमान एक समान रहता है हमेशा, जैसे मनुष्य का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका तापमान बदलता नहीं है मौसम के अनुसार। बस ये सब जो हैं, कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब अपना तापमान बदलते रहते हैं, ठीक है, तभी जिंदा रहते हैं। तो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गर्म खून वाले जीव अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, देख रहे हो ना। चमगादड़ एक स्तनधारी, इसलिए गर्म खून प्राणी। स्तनधारी जो होते हैं सब गर्म खून प्राणी होते हैं। सरीसृप जैसे कछुआ, गिरगिट, छिपकली ठंडे खून के वाले होते हैं। सरीसृप जितना होते हैं उतने ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। चमगादड़ बाहरी तापमान बदलने पर भी अपना तापमान बनाए रखता है, अंदर उसका तापमान सेम रहता है, इसलिए गर्म खून का प्राणी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री एनिमोन्स किस निम्न का उदाहरण है। दोस्तों ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन किस फैमिली में आता है, ठीक है। तो समुद्री एनिमोन्स आता है सेलेंट्रेटा में। आइए सबका देख लेते हैं। समुद्री एनिमोन्स सेलेंट्रेटा जीव है, इनके शरीर में एक ही पाचन गुहा होता है, एक ही पाचन गुहा जिसमें होता है उसे सेलेंट्रेटा जीव कहते हैं, ठीक है। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री जल में पाया जाता है, ये समुद्री जल में पाया जाता है। इनके शरीर में निडोसाइट्स नामक डंक कोशिकाएं होती हैं, डंक मारने वाली होती हैं। ओविलिया, फनारिया आदि भी इसी समूह के हैं, इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोशावस्था शब्द का अर्थ है, कोशावस्था क्या है, एक तितली का पीपा, ठीक है। पीपा जो होता है, जो बनता है धीरे धीरे। सरीसृप द्वारा केंचुआ को उतारना गलत। एक जिलेटिन मांस में मेढक के अंडे गलत। कीटों का अंडों को नरम जैसी कृमि आकर निकलना गलत। पीपा तितली का पीपा है, ठीक है। कोशावस्था तितली जीवन चक्र तीसरा चक्र पीपा क्रिसलिस कहलाता है। क्रिसलिस में कीट अंदर शरीर अंदर परिवर्तन होता है, शरीर अंदर जब बदलने लगता है तो उसे क्रिसलिस कहते हैं। यह तितली बनने की प्रारंभिक अवस्था है। शरीर में केंचुआ उतारने की प्रक्रिया इससे अलग होती है। शरीर में केंचुआ उतारते हैं उसे ये प्रक्रिया नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पक्षी समतापी होते हैं, स्तनपायी असमतापी होते हैं। पक्षी समतापी तो सही है, पक्षी समतापी तो सही है। स्तनपायी असमतापी होते हैं, गलत। स्तनपायी समतापी होते हैं, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से तालाब में केंचुए में छोड़ने पर मच्छरों को काबू को सहायता करती है। गम्बूसिया मछली सुने होंगे आप लोग, मच्छर के बच्चे अंडे को खा जाती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। गम्बूसिया मछली को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, यह मच्छरों के लार्वा को खा जाती है।
इसे तालाब को छोड़ने से मच्छर नियंत्रित होता है। गमूसिया मछली अगर तालाब में छोड़ दिया जाए तो मच्छर का लार्वा मर जाएंगे, खा जाएंगे उसको। ये मछलियाँ पर्यावरण अनुकूलन तरीका प्रदान करती है। कई देशों में मछली नियंत्रण में उपयोगी होती है। मछली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, निम्न में से कौन अंडे देता है और कौन बच्चे सीधे नहीं देता है। तो इकिडना अंडे देने वाला स्तनपायी है। ये स्तनपायी लेकिन फिर भी अंडे देता है, मतलब ये एक्सेप्शन में चल रहा है, ठीक है। ये मोनोस्ट्रेम समूह का है। इकिडना किसमें, मोनोट्रेम समूह का। कंगारू ने बच्चों को जन्म देता है। मोनोट्रेम्स अंडे देते हैं लेकिन दूध पिलाते हैं, इसलिए केवल इकिडना ही सही विकल्प है। इकिडना एक और होता है कोई जो अंडे देता है, वो दूध पिलाता है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 17, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी खाने पर कृमि के संक्रमण का मस्तिष्क प्रभाव हो सकता है और दोहरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है। कह रहा है बंद गोभी के अंदर कृमि होता है, बिना धोए अगर खा रहे हैं उसमें लगा रहता है तो आपका जो है दौरा पड़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप, कौन सा वो होना है, तो उससे कहते हैं फीता कृमि। क्या कहते हैं, फीता कृमि, ठीक है। टैपवॉर्म पेट में पाया जाता है। फीता कृमि को टैपवॉर्म कहा जाता है। यह प्रदूषित सब्जियों मांस में प्रयोग कर देता है। सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। लार्वा मस्तिष्क में जाकर गर्मी संक्रमण कर सकता है। न्यूरोसिस्टिसिरकोसिस कहते हैं इसे। तो जो भी बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, सबको धोकर खाओ, नहीं तो वो बीमारी हो जाएगा। इनके लक्षण दौरे जिसे कहते हैं, दौरा आ जाता है। अच्छी तरह धोई हुई सब्जियां खाना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस विटामिन को स्कार्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी को स्कार्बिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए। विटामिन सी का रसायन में स्कार्बिक होता है, जन्म घुलनशील होता है, स्कार्बिक रोग होता है, नींबू वाला संतरा पाया जाता है, बीटू साइनोकोलामिन B12 बी विटामिन भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। इसी को वाइटर रोग होता है। ये त्वचा को यूवी रे किरणें पर बनता है, यूवी रे पढ़ने पर बनता है, ठीक है। ये कैल्शियम फास्फेट का अवशोषण में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। इसी कमी से रिकेट्स हो सकता है। तो आप लोग धूप में जाकर विटामिन डी ले सकते हैं, कोई परेशानी लेकर वहाँ पर। रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए। विटामिन को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है गाजर में, पपीता में, गाजर, दूध, अंडा, सभी सब्जियों में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर आम और इनका विपुल स्रोत है। विपुल स्रोत मतलब क्या होता है, रिच सोर्स, मतलब इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है विटामिन ए, गाजर आम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सनशाइन विटामिन किससे कहते हैं। सनशाइन विटामिन डी है, जिसे कैल्सीफेरोल कहते हैं, नहीं कैल्सिफेरोल टोकोफेरोल, हाँ कैल्सीफेरोल कहते हैं, ठीक है। जो सनशाइन विटामिन कहते हैं मतलब धूप से मिलता है डायरेक्ट, कैल्शियम का अवशोषण करता है। इसकी कमी से रिकेट्स से ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन के, इसका नाम है टोकोफेरोल, नहीं फिलोक्विनोन है, ठीक है। विटामिन के कहाँ पाया जाता है, शरीर का थक्का जमाने में मदद करता है। इसी कमी से चोट लगने के बाद अधिक से रक्तस्राव होता है। विटामिन के अगर रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ये लीवर के क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है। ये हरी सब्जियां वनस्पति तेल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन सी विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। त्वचा कौन स्वस्थ रखता है, विटामिन डी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्प में कीड़वन भोजन नहीं है जिसमें स्वाभाविक रूप से प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ होंगे, मैं बता देता हूँ। सेब का सिरका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर होगा सेब का सिरका। एक्सप्लेनेशन आइए देख लेते हैं। प्रोबायोटिक भोजन में जीवित सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं, मतलब यही सिरका को सड़ाता है। दही, केफिर और अचार में प्राकृतिक प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। सेब का सिरका मुख्यतः इससे प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं। सेब का सिरका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, भोजन नहीं होते हैं तो सेब का सिरका, बाकी अचार, दही, केफिर में होता है, सेब के सिरका में नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फ्रक्टोज को प्राकृतिक शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? फ्रक्टोज फल में पाया जाता है और शहद में पाया जाता है, ठीक है। शर्करा का नाम है। 26 हो गया। 27 देखते हैं। एक आवश्यक खनिज आयोडीन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो कहा जाता है समुद्री सी फूड में। सी फूड विदेश को लोग बहुत खाते हैं, देखते हैं। सी फूड में विटामिन आयोडीन पाया जाता है ज़्यादा। सी फूड जैसे मछली हो गया सब। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 हो गया। 28 कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहती है? देखो पहला ही सही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 का रेशियो होता है, ठीक है। यह 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है हमारे शरीर में। शरीर को 15 से 79% ऊर्जा पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती है। वसा और प्रोटीन ऊर्जा देते हैं परंतु जल्दी नहीं देती। वसा सबसे ज़्यादा देता है लेकिन टाइम बहुत लेता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है दोस्तों। पढ़े होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एंटीबायोटिक एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के संक्रमण बचाते हैं उससे किस प्रकार की होगी? तो एंटीबॉडीज कौन बनाता है? विटामिन बता देते हैं। 30 का सी। विटामिन रोग को सुरक्षा करते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 भोजनीय रेशा हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित क्योंकि रेशा क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर के अपचित भोजन को छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। अग्नाशय स्रावी इंसुलिन प्रोटीन। तो सी होगा जहाँ तक ऐसा है। हमारे शरीर को भोजन पचाने में सहायता करता है और कुछ इसका काम नहीं है। 32 में क्या दिया है? निम्न में से किसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है? तो आइए देखते हैं कैंसर रोग के उपचार में क्या क्या किया जाता है। तो कोबाल्ट-60 हम लोग पढ़े होंगे। आयोडीन 131 भी होता है, आर्सेनिक भी होता है 74 कुछ। कोबाल्ट-60 लेकिन होता है कैंसर में ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो डेंगू होता है, हाथीपाँव होता है, मलेरिया होता है, हेपेटाइटिस वायरस नहीं होता है। हेपेटाइटिस मुख्यतः दूषित जल से फैलता है, ठीक है। डेंगू एडी मच्छर से फैलता है। हाथीपाँव फाइलेरिया मच्छर से होता है। सिक्यूलेक्स मच्छर से होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलिस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस संक्रमण से होता है, ठीक है दोस्तों। 24 में क्या दिया है? 34 नीम का पत्ता किस रोग के लिए उपयोगी है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। कुष्ठ रोग, दौरा, उल्टी, उपशमन और गले में खांसी। तो कुष्ठ रोग के लिए है, ठीक है, नीम का पौधा। नीम का पौधा का वैज्ञानिक नाम है अजेटेरेक्टा इंडिका, साइंटिफिक नेम। नीम के पत्तों में जीवाणुरोधक, वायरस रोधी गुण होते हैं। रोज नीम का पत्ती खाना चाहिए। ये त्वचा रोगों में अत्यधिक उपयोगी है। कुष्ठ रोगों में इसका उपयोग उल्लेख मिलता है। औषधीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में इसका व्यापक उपयोग है, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
35 क्या है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन डी का अत्यधिक कमी कारण होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कौन सा होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। 36 देखते हैं। सिनकोना की छाल के प्राप्त औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? सिनकोना मलेरिया हमने पढ़ा होंगे। ठीक है दोस्तों, मलेरिया तो सही इसका। आइए अगला देखते हैं। क्विनोन नमक पेड़ से बनता है सिनकोना की छाल से। क्विनोन नमक दवाई, और इसमें दिया है रॉबर्ट कोच का कार्य क्षेत्र बताया। रॉबर्ट को क्या खोजी थी? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में खोजे थे, उसका उपचार। ठीक है, टीबी खोज किए थे। हैजा एंथ्रेक्स आदि पर भी शोध किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया मच्छर का होता है। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है दोस्तों, संवादा मच्छर होता है, इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक कृत्रिम सक्रिय उपाजित प्रतिरक्षा है। ठीक है, मतलब इसमें टीका लगाया जाता है, आपको संक्रमण से लड़ने के लिए बचाया जाता है, शरीर की एंटीबॉडी बनाते हैं। इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन 40 क्या दिया है दोस्तों? इनमें से कौन सा गलत है? विटामिन सी स्कर भी सही है, विटामिन के रक्तस्राव सही है, विटामिन रतौंधी सही है, विटामिन ई रिकेट्स नहीं है, त्वचा के लिए होता है। यही वाला गलत है, यही वाला सही है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या दिया है? रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। किसके अभाव से होती है? विटामिन डी के अभाव से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या होता है? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्य की प्रतीक्षा की विधि का आविष्कार किया था। चेचक के विरुद्ध कौन खोजा था? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के पिता भी कहते हैं। 14 मई 1798 को चेचक का टीका विकसित किया गया था। यह रोग फैलता है। चेचक को छोटी माता भी कहते हैं। इसका टीका एडवर्ड जेनर ने निकाला था। पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसने की थी? पेनिसिलियम नोटेटम खोज किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कौन किया था। नोटेटम खोज एल्फ्रेड फ्लेमिंग ने किया था, कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रिया में से एक है। देख सकते हैं बैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रिया में एक क्या है? बैसेक्टोमी। इसमें होता क्या है? बैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी शल्य प्रक्रिया, पुरुष में नसबंदी कर दिया जाता है। इसमें शुक्राणु नलिका को अवरुद्ध किया जाता है, शुक्राणु नहीं आ पाता है। इसमें शुक्राणु वीर्य के साथ बाहर नहीं निकलते हैं। यह स्थायी परिवार नियोजन विधि है। सर्जरी सरल, सुरक्षित और त्वरित पुनर्प्राप्ति वाली होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु से कौन नहीं होता है? पोलियो, रेबीज। आइए देखते हैं। तो विषाणु से इसमें जो नहीं होता है वह है कुष्ठ रोग। ठीक है, अब आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पोलियो खसरा रेबीज वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो खसरा रोग रेबीज। और कुष्ठ रोग जिसे कोड कहते हैं, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, यह बैक्टीरिया से होता है। यह एक संक्रामक रोग है, शरीर में धीरे धीरे फैलता है, इसलिए 2 जिंदगी पिलाया गया था, याद है। इसके उपचार में MDT दवाओं का उपयोग होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। त्वचा सुरंगों को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नीले में से कौन सी बीमारी जन्मजात नहीं है?
जन्मजात बीमारी इसमें से कौन नहीं है? तो पोलियो जन्मजात नहीं, पोलियो कभी भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पोलियो विषाणु से होता है, कुष्ठ रोग जीवाणु से, या जन्म के पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। हेमोफीलिया आनुवंशिक बीमारी, ठीक है। वर्णांता भी जन्मजात बीमारी है। मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ये गुणसूत्री असामान्यता से होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 47 में कह दिया है, निम्न स्तर का HDL एवं उच्च स्तर का LDL किस बीमारी खतरे में बढ़ाता है? तो ये है कोरोनरी धमनी का डिजीज है। ठीक है दोस्तों, HDL LDL है का HDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमारे शरीर में 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। उच्च LDL धमनियों में जाकर अवरोध पैदा करता है, धमनियों में मतलब जो हमारी वेंस होते हैं, नसों में जाकर जमने लगता है, इसी से हार्ट अटैक आता है। कम HDL हृदय की सुरक्षा को उठाता है। ठीक है, HDL जरूरी है। यह स्थिति कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हार्ट अटैक खतरा बढ़ा देती है। देख रहे हो ना दोस्तों, हार्ट अटैक इसी से आता है। इतना फास्ट फूड खाते हैं पर लोग जगह जमा होता है वहाँ पर, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन 48, रोग और फैलने के तरीके कौन से जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सा इसमें मिलान कीजिए, तो इसमें कौन सा ही बताइए आप लोग। आइए देखते हैं, पीलिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टाइफाइड दूषित भोजन, TB दूषित जल, डेंगू दूषित जल। TB होता है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन आइए पढ़ देते इसमें। TB एक एयरबोर्न डिजीज है जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के कफ सीजिंग से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से नहीं फैलता है। तो TB जो होता है ये भोजन से नहीं होता है, वायु से फैलता है। ठीक है, डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है जो डेंगू वायरस से कारण होता है। इसका मुख्य वेक्टर एडीज मॉस्किटो, इसको संक्रमण फैलता है। तो डेंगू दूषित जल से नहीं फैलता है। ठीक है, 2 कट गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफिस होता है या कंटामिनेटेड फूड, तो यही सही है। टाइफाइड जो दूषित जल से होता है। TB होता है संक्रमण से, कफ से। डेंगू होता है मच्छर से। पीलिया होता है रक्तदान से। ठीक है, रक्त की कमी से। तो ए वाला नहीं होगा, ए वाला सुमेलित है पूछा है, तो यही सुमेलित है और ये सब नहीं सुमेलित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छर अन्य बीमारी रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा इंसेफ्लाइटिस का स्रोत है? कह रहा है इंसेफ्लाइटिस किससे फैलता है? तो सुअर से फैलता है। ठीक है दोस्तों, सुअर नहीं पालना चाहिए हमारे आसपास। क्वेश्चन नंबर 15, लो 15 से तक लग गया। पीलिया किस अवयव के रोग का लक्षण है? पीलिया होता है लीवर में। ठीक है दोस्तों, बिलिरुबिन बढ़ने पर स्किन आइज और यूरिन पीले दिखने लगते हैं। इसी स्थिति को जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। ठीक है, ये समस्या अक्सर बाइल डक्ट्स ब्लॉकेज, लिवर इन्फ्लामेशन, लीवर सेल डैमेज के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसे पादवर का उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा सुना होगा आपने, पादवर का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए वाटर डिपेंड करते हैं। इनमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू का अभाव होता है, इन्हें नॉन वस्कुलर प्लांट कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स भूमि पर उगते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल वाटर की उपस्थिति में करते हैं।
इसलिए इन्हें उभयचर कहता है, क्योंकि दोनों जगह रहते हैं, इसलिए उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस पौधे को औषधि की रानी कहा जाता है? नीम है कि बताओ? पत्ती तुलसी जो है औषधि की रानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा कथन सही है? एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। ब्रायोफाइटा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो दूसरा तो सही अभी पढ़ा, पहला देखिए क्या होता है। दोनों सही है। एंजियोस्पर्म जो है बीज के अंदर अंडाशय बनता है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है? बीजों में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन वर्ग में बांटा है? एंजियोस्पर्म को सोटिलोडोन्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया है। एक बीजपत्री पौधों को मोनोकोटाइलेडोन्स कहा जाता है। 2 बीज वाले पौधों को डाइकोटोलेडोन्स कहा जाता है। ठीक है। गेहूँ मक्का आदि एक बीजपत्री है, चना मटर 2 बीजपत्री हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो हेमी का डेटा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किसकी फलियों वाली फलीदार फसल एक उदाहरण है? फलीदार फसल कौन है? दालें फलीदार फसल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अनावृत बीजी फलों के अंदर बीज धारण करते हैं, आवृत बीजी नग्न बीज धारण करते हैं। दोनों गलत है, दोनों उल्टा दिया है। ठीक है। अनावृत बीजी फलों के बाहर, आवृत बीजी नग्न बीजी नहीं होते। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनावृत बीजी वे पौधे होते हैं जिनके बीज नग्न होते हैं। अनावृत बीज वालों का नग्न होता है। ठीक है। आवृत बीजी पौधे जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते हैं, दोहरा निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 59, एक पौधे में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है? करा पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है? तो शाखाओं में, जड़ों में, कहाँ नहीं होती बताइए? तो जड़ों में नहीं होती। ठीक है दोस्तों। तना में भी हो सकता है, पत्ती में हो सकता है, लेकिन जड़ में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से रबी फसल नहीं है। रबी मतलब जाड़े के। तो दाल चना उड़द ये नहीं है। ठीक है। सरसों मटर गेहूँ सब है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? कोलन कैमा ऊतक में क्या पाया जाता है? कोलन कैमा ऊतक में पाया जाता है, ये द्विबीजपत्री होता है, बाहरी त्वचा के नीचे परतों में होते हैं। ठीक है। कोलन कैमा क्या होता है, इसे पढ़ना पड़ेगा। द्विबीजपत्री होता है, बाहरी त्वचा के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 62, प्रकाश संश्लेषण किस का प्रमुख कार्य है? पत्ती का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63, केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। पत्ती का, लीफ का, पंखुड़ी का। तो इसके वर्तिका अगर कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, बोल रहा है उपयुक्त तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण वांछित है। कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन चाहिए प्रकाशन? जल चाहिए, CO2 चाहिए, सौर प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट। कौन नहीं चाहिए बोल रहा है? तो दिए अच्छा कूड़ भी दिया है। पूछ रहा है क्या क्या चाहिए, तो सभी हो जाएगा। सभी तो चाहिए, जल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित ऊर्जा के रूप में रहता है। मनुष्य में ग्लूकोज संचित ऊर्जा के रूप में किस तरह होता है?
कह रहा है पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में रहता है, तो मनुष्य में किस तरह का रहता है? तो मनुष्य में रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ होता है? लीवर में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है नीचे दिए गए समूह में विषम ज्ञात कीजिए। विषम दिए गए 3 श्रेणियों में समूह 4 में से को लक्ष्य छठो। तो 4 कौन सा दिया? देखिए, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेनस, मेड्रिप। तो इसमें से मेड्रिप जो है अलग है। कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन्स फूल के भाग है, ठीक है, इसलिए ये कहीं बोटानिकल कैटेगरी के संबंधित हैं, जबकि मेड्रिप पत्ती का भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ये पौधे में प्रक्रिया जिसके जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 7.5 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। चौड़ाई होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। यहीं पे सब पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 69 नेत्रदान के आगे किस भाग को दिया जाता है? तो इसमें दिया था कर्णियों को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, सबसे आगे वाले भाग को। क्वेश्चन नंबर 70 एक समान मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। 23 जोड़ा होता है, टोटल 46 होता है, ठीक है। XX लेडीज होता है, XY पुरुष। मानव का pH कितने मध्य होता है? pH होगा तो क्षारीय होगा हल्का सा, तो 7.35 7.45, ठीक है। एसिड तो होगा नहीं हमारा शरीर। क्वेश्चन नंबर 72 एंजाइम पेप्सिन क्या कार्य करता है? पेप्सिन डाइजेस्टिव केवल प्रोटीन में, तो एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पचन में सहायता करता है, ठीक है। यह प्रोटीन को पेप्सिन में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 73 नीले में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, जो पेनक्रियाज में पाया जाता है बीटा सेल में, ठीक है। ये शुगर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 74 नीले में कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो आमाशय ग्रंथि नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड पाया जाता है। मिक्स ग्लैंड कहते हैं अग्नाशय को, ठीक है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। स्वीट ग्लैंड थायराइड पेनक्रिया जैसी ग्रंथि है। लीवर भी ग्लैंड है, बट आमाशय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 किडनी भी होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा से कंट्रोल होता है। मानव का लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसतन जीवन काल होता है 120 दिन। सब लोग पढ़े होंगे। आरबीसी ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल। इसका में बोन मैरम होता है, अवस्था में लीवर में बनता है, भ्रूण लीवर में बनता है। आरबीसी का औसतन जीवन काल 100 से 120 होता है। इसका नाश मुख्यतः स्प्लिन होता है, लीवर स्प्लिन में। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी आयरन रिच कंपोजिशन कारण लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग। करा है 76 ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति में से किस व्यक्ति का रक्तदान कर सकता है? ए बी वाला खाली ए बी को देगा, ठीक है, और लेगा सबसे। वो जो है सबको देगा, लेगा अपने बसों से। इसमें एंटीजन पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सबको दे देता है, सबको ले लेता है। बोला है एंटीजन का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 एंटीजन का कार्य क्या है? तो एंटीबॉडी के निर्माण में प्रयोग करता है, ठीक है, रोगों से रक्षा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा उत्पादित हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अग्नाशय में ग्लूकागॉन होता है, एडेलिन कार्टेक्स होता है, प्रीस ग्रोथ हार्मोन होता है, तो सही है। आइए देखते हैं।
बी इसमें से नहीं है। एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनलिन में नहीं होता है, ठीक है। होता कहाँ है? एड्रेनलिन का निर्माण एड्रेनल मेडुला द्वारा होता है। फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं इसे। पेनक्रियाज में इंसुलिन ग्लूकागोन बनता है, सही है। न्यूरॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79। तंत्रिका तंत्र मौलिक इकाई है, ठीक है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। 80 नंबर क्या है? आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सफारिशी किसके हेतु नहीं की जाती है? तो कहता है गर्भवती महिलाओं को। क्वेश्चन फिर से देखिए, आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सफारिशी किसके द्वारा नहीं होती? अंग्रेजी पढ़ लीजिए। आयोडीन फ्री डिकॉन्टेमिनेंट वाटर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर विच ग्रुप? आइए देखते हैं किसके लिए नहीं होता है। तो यह गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इस एक्सप्लेनेशन आइए देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को आयोडीन रहित किया गया है। पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के कारण में आवश्यक होता है, इसलिए इसकी कमी हानिकारक होती है। थायराइड और समस्या वाले व्यक्तियों के लिए भी ऐसा उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में कौन सी परिरचना जीव संदिग्ध तरंगों के लिए जिम्मेदार है? तो प्लवक शैवाल फुल्लिका जीव संदिग्ध है का, ये देखते हैं। जीव संदिग्ध तरंगें समुद्र में पाए जाने वाले प्लवक की विशेष शैवाल फुल्लिका कार्ड उत्पन्न हुई है। ये सूक्ष्म समुद्री जीव प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं, जिससे पानी नीला हरा चमकता है। इस प्राकृतिक चमक को जीव संदिग्धि कहा जाता है, जो रात में अधिक दिखाई देती है। क्वेश्चन 82। दिल्ली में से कौन सा कथन सही है? वायु में वाष्पन और अपसर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है, क्या ये सही है? हाँ भाई, यही सही है। एक मिनट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया है। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रों को जल चक्र कहते हैं, दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया कौन सही है? रसोई घर के कचरे के कृमि अथवा लाल केंचुओं को द्वारा कंपोस्ट में करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जीव या जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। क्या दोनों सही है? दोनों सही है। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? सड़े गले पदार्थों को केंचुओं द्वारा सड़ा देना, उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। फिर खाद बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ये कौन सा सही है? दोनों सही, वही है, वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन 85 84 वही क्वेश्चन है जो 83 है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरेमेडा नामक नई मानव पूर्वज प्रजाति किस देश में पाई गई है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पाया है? इथोपिया में पाया गया, ठीक है दोस्तों। COP32 भी इथोपिया में हुआ, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 86 प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? डार्विन पढ़ेंगे आप लोग, चार्ल्स डार्विन। 87 स्टेटमेंट पढ़ो, कथन स्टेटमेंट। सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है, सही बात है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम को जीवित तंत्र में मौजूद होते हैं, इसके द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में उत्पादित। दोनों सही लग रहा है। तो यार दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ठीक है दोस्तों। सुक्रोज फलों में पाया जाता है, हानि में। 88 पाइए। यामानाका और गुरुदेव नामक निम्न में से किससे संबंधित है? यामानाका गुरुदेव क्या है? तो ये है उसका चक्र विनिमय अध्ययन से, ठीक है, सेल साइकिल से। यामानाका। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, इसमें क्या दिया है? इनमें से विभिन्न क्षेत्रों की प्रसंस्करण क्रिया है, इनमें से कच्चे पदार्थों में मिलाई है। मोटाई, संशोधन, चीरना, लक्ष्य बनाना। ये क्या है देखिए, तो बी है, बी का 3 है, ठीक है। मतलब
भेड़ से जो ऊन बनाते हैं कैसे करते हैं, क्रिया क्या है उसका। तो सबसे पहले कपास लेंगे, ठीक है। कपास रेशे से अलग करेंगे, फिर चमड़ा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका भी सही लगा है तो देख लेते हैं क्या सही। मोटाई कपास के रेशे को अलग करना, संशोषण चमड़े को प्रदर्शित करने के लिए संक्रिया अच्छा मिलाना है। यहाँ पे ABCD यहाँ दिया है, 1 2 3 यहाँ दिया, मिलाना पड़ेगा। तो संशोषण चमड़े से करते हैं, ठीक है। संशोषण जो है चमड़े के द्वारा, ठीक है। और जो है ओटाई जो है कपास से संबंधित है, चीरना भेड़ के उनके काटने से संबंधित है, लक्ष्य बनाना है, रेशम के तंतु को प्राप्त करना, ठीक है। ये क्वेश्चन 90 देखते हैं। जय प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है, जय प्रौद्योगिकी में क्या शामिल नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट बेबी क्लोनिंग, तो सभी शामिल है, ठीक है। कोई शामिल नहीं, सब शामिल है। क्वेश्चन 91, सामान्य व्यक्ति का औसत बुद्धि स्तर कितना होता है। सामान्य व्यक्ति का बुद्धि स्तर कितना होता है, IQ लेवल, तब भी होता है 90 से 110 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए गिफ्टेड होता है 140 प्लस, कार्ड गिफ्टेड। सुपरियर 120 से 139, एवरेज 90 से 110। गिफ्टेड होता है 140, सुपरियर 120 से 139, एवरेज होता है 90 से 110, बिलो 80 से 89, लो इंटेलिजेंट 70 से 89, ठीक है। कीट के क्वेश्चन नंबर आइए 92, कीट के शरीर के मुख्य भाग कितने होते हैं। कीट के शरीर में मुख्य भाग कितने होते हैं बताइए आप लोग। तो कुल होते हैं 3, ठीक है। कितने होते हैं, 3। कौन कौन होते हैं। थोरैक्स का भाग, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, पैर वाला होता है। हेक्सापोडा समूह में शामिल जाता है। कीट आर्थ्रोपोडा फाइलम इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत है। आर्थ्रोपोडा आता है सब। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं, वही बताया था, सुक्रोज लेते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए इसी तरह हम सभी विज्ञान, साइंस, हिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी सबका करवा दें, जियोग्राफी का। थैंक्स फॉर देखने के लिए।